फील्ड है उसमें तो आप सभी लोग बेहतरीन, आपका जो फील्ड है उसमें तो आप सभी लोग बेहतरीन है ही और बेहतरीन कर भी रहे हैं। साथ ही साथ आप प्रमोशंस के लिए और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ के बहुत मेहनत से कर रहे हैं। देखती रहती हूँ मैं, आप काफी रात रात तक बिना थके एनर्जी एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते रहते हैं। और बबलू जी भी बहुत एक्टिव रहते हैं। बबलू जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग। जी बबलू जी, मैंने बहुत देर पहले आपका नाम लिया था, अब आप जाग रहे हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोग एक्टिव रहेंगे। हम जल्दी से एक एमसीक्यू सेशन लेंगे। ज्यादा लंबा मैं किसी के लिए वेट नहीं करूंगी आज, क्योंकि वक्त आप लोग भी देख पा रहे हैं, इसके बाद भी आपके सेशंस हैं और इसलिए हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एमसीक्यू बेसिकली वही चीजें होती है जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं, रिकॉल करने के लिए होता है, रिवाइज करने के लिए होता है, तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, शैलेश जी ने बोल दिया यस। अब शैलेश जी ने यस बोल दिया है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सेशन, वरना शैलेश जी जो है गुस्सा हो जाएंगे। तो अमित जी, शैलेश जी, बिल्कुल थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। चालू, ओके। लोकेश जी बोल रहे चालू। ठीक है लोकेश जी, चालू कर देती हूँ मैं। चलिए ओमकार जी भी अब बोल रहे हैं। दीपक जी, ओमकार जी, ओमकार जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सभी को, सभी को गुड इवनिंग। चलिए 2-5 मिनट का और वेट करते थे, तब तक हम थोड़ी गप्पे शप्पे लगा लेते हैं ताकि सभी पार्टिसिपेंट्स आ जाए। देख रही हूँ मैं बढ़ते सारे हैं सब। किसी को माइक खोल के कुछ बोलना हो तो अभी वो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए प्रभाकर जी कैसे हैं? गुड इवनिंग प्रभाकर जी। फाइन, ओके प्रभाकर जी, फाइन बोल रहे हैं। अच्छा अविनाश जी, आदित्य जी, दीपक जी, मेघा जी, एनके यादव सर, आदित्य जी, राहुल जी, आप सभी लोग कैसे हैं? एक बार जल्दी से चैट्स में लिख दीजिए। आप लोग बिल्कुल कभी रिप्लाई नहीं करते हैं। आज मैं चाहती हूँ आप लोग रिप्लाई करें और आप लोग आंसर दें। तो रिक्वेस्ट है एक छोटी सी। हाँ दीपक जी, अनुज जी बोल रहे हैं बहुत अच्छे, ऑलवेज फाइन दीपक जी। मेघा जी कैसे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे तो रिप्लाई दे दीजिए। जब तक मेघा जी का रिप्लाई नहीं आएगा हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। चलिए मेघा जी ने बोल दिया फाइन। तो आज आप सभी को, राहुल जी हो गए, अभय जी हो गए, मेघा जी, अनुज जी, दीपक जी, आज आप एनके यादव जी, आज आप सभी को बिल्कुल एक्टिव रहना। आपके लोगों के नाम मुझे बार बार दिखने चाहिए। बबलू जी तो हमारे हैं ही एक्टिव, ओमकार जी भी बहुत एक्टिव हो गए, बट कुछ लोग हैं जो अभी भी एक्टिव नहीं हो रहे, तो अब हमें एक्टिव होना है आज से। ठीक है, चलिए सभी को स्क्रीन विजिबल है तो एक बार बता दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए विजिबल है, ओके ओके ओके, थैंक यू। सुपर एक्टिव जोन में दिख गए सब लोग, सुपर एक्टिव, वेरी गुड। चलिए आज का जो अपना सेशन है एमसीक्यू सेशन है जनरल बैंकिंग के ऊपर। ये जो बैंकिंग प्रमोशन के रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम होते हैं, बैंकिंग प्रमोशन होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। पर इसमें सारी वही चीजें आएंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आंसर आपको आए चाहे ना आए, आपको आंसर देने के ट्राई करना है। हम ज्यादा लंबा किसी भी क्वेश्चन को नहीं खींचे, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये रहा। As per KYC guideline, which of the following document do banks require to open an account for a partnership firm? किसी भी पार्टनरशिप फर्म को खोलने के लिए केवाईसी गाइडलाइंस के अनुसार कौन से डॉक्यूमेंट बैंक के जरूरी होते हैं? इसमें ऑप्शन ए है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ रजिस्टर्ड, ऑप्शन बी है पार्टनरशिप डीड, टेलीफोन बिल। ओके ओके ओके, आ ही गया आंसर, ऑल ऑफ द अबव बी लास्ट। वेरिएशंस आर वेलकम, बहुत वेरिएशंस। इस सबसे पहले जो आंसर हमारे पास आया था निखिल जी ने दिया था, निखिल जी ने बी 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 बोला था, दैट इज पार्टनरशिप डीड। ओके, उसके बाद लाइन से प्रभाकर जी, लोकेश जी, कुसुम जी, कुसुम जी कैसे हैं? अमित जी, मतलब बी डी बी डी बी डी, बहुत सारे लोग, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, दीपक जी बोल रहे हैं डी, एनके यादव जी डी, रविंद्र जी बढ़िया है। मिस किया हमने आपको, कल लॉक नहीं कर पा रहे थे कुछ भी।
ठीक है रविंद्र जी, डी लॉक कर देते हैं। बी और डी में की लड़ाई चल रही है, देखते हैं बी सही है या डी। चलिए बढ़िया बढ़िया, आंसर देखते हैं इसका। तो निखिल सोनी जी ने सबसे पहले बी बोला था। निखिल जी गलत है, सिर्फ पार्टनरशिप डीड नहीं, ये तीनों ही जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर होते हैं अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को खोलना है। तो केवाईसी गाइडलाइंस के अनुसार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड भी होना चाहिए, टेलीफोन बिल होना चाहिए उस फर्म या पार्टनर के नाम का। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड है तो ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर केवाईसी गाइडलाइन ऑल ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ देयर लॉफुल एग्जिस्टेंस व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट इन द बैंक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया। चलिए जल्दी से आंसर बताइए कि केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार जो सारी ट्रस्ट या फाउंडेशन होती है उन्हें प्रूफ के रूप में सबमिट करना होता है। क्या चीज? जब भी कोई अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोलना है किसी भी ट्रस्ट का या फिर किसी भी फाउंडेशन को, तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि वो कानूनी तरीके से एग्जिस्ट करती है वो फर्म, ट्रस्ट या फाउंडेशन, वो शो करने के लिए वो कौन से होते हैं? चलिए आंसर आ रहे हैं सी, इट्स सी इज पावर ऑफ अटर्नी ग्रांटेड टू ट्रांजेक्ट फॉर बिजनेस ऑन इट्स बिहाफ। ओके, सी भी आ रहा है, प्रभाकर जी सी बोल रहे हैं, पावर ऑफ अटर्नी वाला। और डी आ रहा है एक रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द फाउंडेशन एसोसिएशन। चलिए डी जीतेगा या सी? किस चीज को लॉक करना है जल्दी से मुझे बताइए, लॉक किसे कर दिया जाए? वैसे मेरे पास मेजोरिटी में लोग सी बोल रहे हैं और कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ओमकार जी बोल रहे सी को लॉक कर दीजिए, अब मोहित जी का कहना है बी। चलिए आंसर देखेंगे इसका क्या होना चाहिए। तो मोहित जी ने जो बी बोला था, मोहित जी के लिए सब तालियां बजाएंगे एक बार। मोहित जी ध्यान से पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। मोहित जी के अलावा आई डोंट थिंक कि किसी ने बी बोला है यहाँ पर। हाँ नहीं बोला। मोहित जी बहुत बहुत बधाई हो, आप जीत गए कौन बनेगा करोड़पति। और केवाईसी की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी ट्रस्ट या फाउंडेशन को किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबमिट करना होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबमिट करना होता है। चलिए तालियां बहुत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, as per KYC guidelines while opening a bank account for an individual, which of the following document can be used as a proof of both identity and address? ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है, तो केवाईसी की गाइडलाइन के अनुसार कौन सा डॉक्यूमेंट है यूज किया जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ उनकी आइडेंटिटी भी, साथ ही साथ एड्रेस भी। ठीक है, सभी लोगों का कहना है ऑल द अबव, एक मत से सब कह रहे हैं ऑल द अबव। बहुत बढ़िया बात है, एक मत से तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, सरकार से बदल जाती है, तो ये तो फिर भी आंसर है। चलिए सबसे पहले इस सवाल का आंसर दिया था, किसने दिया था? सबसे पहले दिया था आकांक्षा जी। आकांक्षा जी के लिए तालियां बजा दी एक बार। आकांक्षा जी ने सबसे पहले आंसर दिया था और सबसे डिफरेंट दिया था, जो सिर्फ उन्होंने आधार कार्ड बोला था। बाकी सब डी बोल रहे हैं, भेड़चाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हम देखेंगे आकांक्षा जी जीती है या बाकी सब। तो आकांक्षा जी सिर्फ आधार कार्ड क्यों? अगर किसी का पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, अच्छा बट वो गलत है मैम। अच्छा नो तालियां। हाँ वेरी गुड, आकांक्षा जी एक्टिव है आज बिल्कुल। तो गलत था वो, बट पासपोर्ट साइज हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड या वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड हो। चलिए आकांक्षा जी सॉरी मैं देख नहीं पाई, आपने बाद में बदल दिया। तो ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दीपक जी क्या हो गया आपको? दीपक जी क्यों ऐसे इमोजी भेज रहे, क्या हो गया बताइए? कुछ नहीं, ओके। बंटी जी प्लीज आपका माइक म्यूट कर लीजिए, साउंड आ रहा है आपकी साइड से। बंटी जी
लोकेश जी, दीपक जी को नाराज आप रहने दीजिए, चलिए पढ़ाई करते हैं। लोकेश जी तालियां बजा रहे हैं आजकल बहुत आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंट आर कंसीडर्ड एज पूल्ड अकाउंट बाय बैंक? बैंक के द्वारा कौन सा अकाउंट पूल्ड अकाउंट कहा जाता है? बंटी जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए बंटी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बंटी जी प्लीज आपका माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए, इधर मैं बंटी जी से बात करने में व्यस्त हो गई थी और सभी ने आंसर्स भी दे दिए। कौन से अकाउंट को पूल अकाउंट बैंक के द्वारा घोषित कर दिया जाता है? पहला दिया, अकाउंट मैनेज बाय प्रोफेशनल इंटरमीडिएट्स ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटीज लाइक म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और अदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स। ए, निखिल जी का कहना है ए, ओके। और रविंद्र जी का कहना है डी। वाओ, वेरिएशंस। चलिए चलिए चलिए, चंदन जी कैसे हैं? चंदन जी, प्रभाकर जी बी बोल रहे हैं। नितिन कुमार जी डी। दीपू जी ने डी बोला है, साथ में राइट भी लगा दिया। दीपू जी ने खुद को ही सही कर दिया, बिल्कुल। चलिए आंसर देखेंगे हम इसका, वक्त को बिल्कुल बिताएंगे नहीं। डी ऑप्शन, चंदन जी बढ़िया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सबका सही है, जितने भी लोगों ने डी बोला था, लाइक ऑप्शन ए एंड ऑप्शन। तो अकाउंट मैनेज बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटीज लाइक म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड। साथ ही साथ अकाउंट मैनेज बाय lawyers, chartered accountants or stock broker for funds held on deposit or in escrow accounts for a range of clients। ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे अकाउंट्स को बैंक के द्वारा पूल्ड अकाउंट घोषित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, controlling ownership interest means ownership of entitlement to more than of the property or capital or profit of the judicial person, where the judicial person and in an unincorporated association or body of individuals। आंसर देंगे जल्दी से। चलिए, भाई भाई कौन कर रहा है? भाई भाई कौन कर रहा है? दीपू जी क्या हो गया, भाई भाई क्यों कर रहे हैं आप? नो आइडिया, कोई बात नहीं मोहन जी, नहीं है आइडिया तो गेट एन आइडिया। शायद 20, दीपक जी बोले शायद 20, बाकी मुकेश जी ने डी बोला है, मनु जी ने ए बोला है, बी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे एक बार। कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट मींस, किसी भी ओनरशिप का इंटरेस्ट को कंट्रोल करना या कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट, उसका means ownership of entitlement or to more than of the property or capital of profit of the judicial person। जो भी judicial person होता है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है या कैपिटल या प्रॉफिट है, ठीक है, उसको क्या करना, ओनरशिप करना या फिर एंटाइटलमेंट करना, उसके मोर देन ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है या उससे ज्यादा है या उसका प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा है। और जहां पे जुडिशियल पर्सन जो क्या होता है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या फिर कोई इंडिविजुअल होता है, ठीक है, तो उसमें कितना परसेंट जो है, जो भी उस जुडिशियल पर्सन का प्रॉफिट है या प्रॉपर्टी या कैपिटल है, उसका कितना परसेंट, उससे कितना परसेंट जो है वो ओनरशिप ले सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो देख लेते हैं, आंसर है इसका डी। जितने भी लोग डी बोल रहे थे 15, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है मतलब, और आपने इसका पहले पढ़ा हुआ है। डी ऑप्शन 15% इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही गया। द बैंक ओपन्स द अकाउंट फॉर अ फॉरेन, किसी भी फॉरेन स्टूडेंट के लिए बैंक ने एक अकाउंट ओपन किया विद एड्रेस वेरिफिकेशन, बट एड्रेस वेरिफिकेशन स्टिल पेंडिंग, बट उसका एड्रेस वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है। The bank instructs the student to operate it within 10 days period, stating the condition that foreign remittances must not exceed dash in the account and monthly withdrawal to not to beyond ₹50,000। अब कितना जो उसका क्या है, फॉरेन स्टूडेंट का एक अकाउंट ओपन हुआ, बट उसका क्या एड्रेस
वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है। बैंक ने स्टूडेंट को क्या बोला कि ऑपरेट कर लो इस अकाउंट को कितने 30 दिन के अंदर अंदर, बट ये कंडीशन है कि जो फॉरेन रेमिटेंस है वो एक्सिड कितने का नहीं होना चाहिए उस अकाउंट से, और जो मंथली विड्रॉल है वो 50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन है इसमें USD 500, USD 2000, USD 1 एंड USD 1000। इसका ऑप्शन मेरे पास सही सभी लोग का डी 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 लाइन से डी, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। $20,000, $2,000, $1,000, बी बी डी बी डी। चलिए बी और डी में से देखेंगे क्या है सही आंसर इसका। इसका जो सही आंसर है वो डी है, USD 1000, USD 1000। मनोज जी थोड़ा सा लेट थे पर गलत भी थे, USD 1000 है इसका आंसर। कि जो भी फॉरेन स्टूडेंट उसका अकाउंट बैंक में ओपन है तो उसकी कंडीशन होती है कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो है उसके USD 1000 से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म SEBI स्टैंड्स फॉर, SEBI का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सब। SEBI का फुल फॉर्म अभी तक नहीं आया आंसर, सार्थक जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। चलिए लोकेश जी, अंकित जी को लग रहा है सी, बाकी सब बोल रहे डी, बबलू जी, कपिल जी, शैलेश जी भी डी बोल रहे। चलिए आंसर हम आपको बताते हैं इसका। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है इसका डी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो लोग ने सी या बी बोला था वो एक बार देख ले ध्यान से। SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखेंगे सब, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2010, स्मॉल अकाउंट मींस अ सेविंग्स अकाउंट इन बैंकिंग कंपनी वेयर। ठीक है, जो भी अभी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग थर्ड अमेंडमेंट रूल लाया गया 2010 में, उसके अंदर स्मॉल अकाउंट का मतलब होता है सेविंग अकाउंट ओपन होना ऐसी बैंकिंग कंपनी में जहां पर के आगे आपको बताना है। सभी बिल्कुल एक मत होकर डी बोल रहे हैं। चलिए 2-3 लोगों के और वेट करेंगे क्योंकि कुछ हमें सी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग ने सी बोल दिया है। वेरी गुड, भेड़ चाल से अलग होकर आपने सी बोला है। दीपक जी ने सी बोला है, बाकी सब बोल रहे हैं डी डी डी। चलिए देखते हैं इसका आंसर सी सही है या डी। राहुल जी भी बोल रहे हैं डी, और डी बिल्कुल सही है। तो सी जिसने भी बोला, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो गलत है। इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं। एक ऐसे स्मॉल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट ओपन करना एक ऐसी बैंकिंग कंपनी में जहां पर द एग्रीगेट ऑफ ऑल फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख। इसके अलावा ऑप्शन भी था, द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर इन अ मंथ डज नॉट एक्सीड रुपीज 10,000, द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड रुपीज 50,000। तो ये सारे ही उस बैंक में होना चाहिए। बबलू बोल रहे बेड़ से अलग चला इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है या सिर्फ चंदन जी को ऐसा लग रहा है, तो मुझे बताइए एक बार। आकांक्षा जी, सभी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर है? चलिए मैं एक बार माइक ऑफ करके ऑन कर लेती हूँ। हेलो 1 2 3 माइक चेक, अभी आप लोगों को क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। जय कुमार जी कह रहे सही है, जल्दी बताइए, टाइम नहीं हमारे पास, ट्रेन छूट रही है मेरी, पनवेल की ट्रेन है। मजाक कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है रविंद्र जी, लॉक कर दिया मैंने, आपकी बात बस करिए। नेक्स्ट, द टर्म केवाईसी रिफर्स टू, बहुत ही क्वेश्चन है, केवाईसी का फुल फॉर्म, जल्दी जल्दी, केवाईसी का फुल फॉर्म।
इसके लिए हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, इजी क्वेश्चन है, मुझे सभी के रिप्लाई चाहिए, सोती हुई आत्माएं भी जाग जाएंगी। आदित्य कुमार जी आंसर दीजिए जल्दी। महादेव जी आंसर, सोमदत्त जी कहाँ है, आंसर दीजिए। निखिल सोनी जी, मनीष जी, नमन जी, कपिल जी, उठिए, सुबह हो गई। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी सब बोल रहे हैं, सी ने बोल दिया, सी बोल दिया भैया। चलिए, ऑलरेडी गिवन सी। ओके सॉरी मैं देख नहीं पाई, आंसर इसका सी है, नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल नो योर कस्टमर। अगर इतनी जनता में से किसी को नहीं भी पता था तो अब पता चल जाएगा। केवाईसी रिफर्स टू नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज the abbreviation AML stands for। AML किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, मैथमेटिक मॉडलिंग के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लेंडिंग, नन ऑफ द अबव। चलिए, लाइन लग गई है बी की, बीच में किसी ने सी भी बोल दिया है। नमन जी को लगता है इसका आंसर सी है, बाकी पूरे लोगों को लगता है बी है। प्रभाकर जी, राहुल जी, ओके महादेव जी भी बी बोल रहे हैं, सिर्फ सी हमारे पास एक ऑप्शन आया है, कहाँ गया, नमन जी का। चलिए देखते हैं नमन जी सही है या सब लोग। शैलेश जी भी बी बोल रहे, तो बी सही है नमन जी। इसका आंसर एंटी मनी लेंडिंग नहीं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होगा। ईमेल का फुल फॉर्म एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होगा, ठीक है। सोमदत्त जी क्लियर है, अविनाश जी, चंदन जी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। मनोज जी सी गलत था, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लेंडिंग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म PMLA stands for। अब PMLA का फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे। PMLA पॉलिसी फॉर मनी लेंडिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मोहन जी ने बोला है डी, प्रोविजन ऑफ मनी लेंडिंग एंड प्रिवेंटिंग मनी फ्रॉम लॉन्ड्रिंग एक्ट। चलिए डी, बहुत लाइन से डी आ गया, डी 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 डी। और आकांक्षा जी ने सबसे भेड़ चाल पे हटके बोला है बी। चलिए देखते हैं। अच्छा, आकांक्षा जी ने आंसर चेंज कर दिया। आकांक्षा जी पहले गलत आंसर देती है, फिर एक बार सही देती है। ओके ओके ठीक है आकांक्षा जी। डी आया है और शैलेश जी ने बी बोला है। शैलेश जी अभी भी देख लीजिए, अब आंसर बदलना तो नहीं चाह रहे हैं, फिर मैं लॉक कर रही हूँ डी को, जल्दी से बता दीजिए। अभय जी बोल रहे डी। चलिए आंसर है इसका डी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय आरबीआई अंडर। ठीक है आकांक्षा जी, सॉरी अभी हम देख रहे हैं। चलिए आंसर ही आने स्टार्ट हो गए। केवाईसी एएमएल गाइडलाइन इशू करती है आरबीआई, किसके अंडर, कौन सा सेक्शन आएगा, सभी लोग को पता है ये चीज, शायद सब लोग ए बोल रहे। और बचे हुए लोग आपको न्योता नहीं डालेंगे, हम जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखेंगे। सही आंसर है ए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता था, सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BR एक्ट 1949। ओके संदीप जी, आप थोड़ा सा लेट है पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is are true with respect to KYC AML CFT guideline? अब KYC AML CFT guidelines के अनुसार कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, या कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करेंगे सब लोग। भीड़ लग गई है यहाँ पे डी की, जल्दी से आंसर। और लोग कहाँ है बाकी? रविंद्र जी बोल रहे डी। रविंद्र जी लॉक कर दो डी। चलिए इसका सही आंसर है डी, ऑल अबव, जैसे कि आप सभी को पता था। ज्यादा समय हम इस पे नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर द केवाईसी गाइडलाइंस, अ कस्टमर इज, केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार एक कस्टमर होना चाहिए क्या? अ पर्सन और एंटिटी दैट हैज एन अकाउंट
or has a business relationship with the bank, the one person entity on whose behalf the account is maintained, that is beneficial owner. Beneficiaries of transaction done by professional intermediaries such as stock. ओके ओके ओके, डी सब लोग बोल रहे डी। डी मतलब सारे ऑप्शन सही हैं सबके हिसाब से। मनोज जी ने ए बोला है, चलिए मनोज जी ए बोल रहे, बाकी सभी का कहना है डी। ओके, अविनाश जी, कपिल जी डी ऑल, कपिल जी का कहना है डी ऑल। ओके, निखिल जी ने ए कहा है। चलिए इसका सही आंसर होगा डी। तो निखिल जी ए सही नहीं होगा, डी सारे ही ऑप्शन एक कस्टमर मतलब एक कस्टमर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज सही बैठती है अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आरबीआई गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड फॉर्म द की एलिमेंट ऑफ बैंक्स केवाईसी पॉलिसी, इनमें से कौन सा। अभी देखिए आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर दिए हैं डी। पिछली बार से देख रही हूँ मैं सब डी डी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हर बार डी ही सही होगा। एक बार मैं क्वेश्चन बता देती हूँ सभी के लिए। मनु जी ने भी इस बार डी और प्रभाकर जी ने तो इतनी सारे डी लिख दिए। चलिए, आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार इनमें से कौन सा जो है मेन एलिमेंट होता है किसी भी बैंक की केवाईसी पॉलिसी का, जो कि की एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं। तो सभी मनु जी का कहना है ए और बाकी सभी का कहना है डी। चलिए देखते हैं कौन जीतेगा इस लड़ाई में। तो संदीप जी और कपिल जी ने भी डी बोल दिया। चलिए देखते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। क्या बोल रहे निकाम सर, आकांक्षा जी क्या बोल रहे निकाम सर, क्या हो गया। राहुल जी बी बोल रहे। चलिए राहुल जी गलत है बी, इसका सारे ही ऑप्शन सही होंगे। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, देन रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सारे चीजें मिलकर एक की एलिमेंट बनाता है किसी भी बैंक की केवाईसी पॉलिसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following statement is not true as regards customer acceptance policy, CAP कैप के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो, ओके राहुल जी, कैप के अकॉर्डिंग जो कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है या सही नहीं है। किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। नो अकाउंट शुड बी ओपन इन एनोनिमस और फिक्शियस बेनामी नेम। इसके बाद नो अकाउंट शुड ओपन और एन एग्जिस्टिंग अकाउंट इज क्लोज्ड appropriate customer due to vigilance measures, बैंक। अच्छा सभी लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कम लोगों के आंसर आ रहे हैं पर बी और डी ही आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। हम देखते हैं इसका आंसर, थोड़ा सा डिफिकल्टी दिख रहा है यहाँ पे। एनके यादव जी बी बोल रहे, नितिन जी ए बोल रहे। चलिए आंसर है इसका, बता देती हूँ मैं, डी आंसर सही है। ज्यादा कोई भी दिमाग में जोर नहीं डालेगा। NPOs, NGOs promoted by United Nations or its agencies are classified as high risk customers। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट दिया है कि जो NPOs और NGOs होते हैं जो कि प्रमोट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस या फिर उनकी एजेंसीज के द्वारा, वो हाई रिस्क कस्टमर के अंदर क्लासीफाई होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है एज पर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। हो सकता है मेरी वॉइस क्लियर ना हो क्योंकि आज यहाँ पे इतना नहीं आ रहा है, नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, बारिश तेज हो रही है। जी आकांक्षा जी ये CIP के अंदर आएगा। नेक्स्ट, which of the following statement is not true as regards customer acceptance policy? So like एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। As per guidelines, which of the following document is are not considered as proof of identity by bank while opening an account for an individual? किसी भी पर्सन का कोई अकाउंट ओपन करना है बैंक में तो केवाईसी गाइडलाइंस के अनुसार इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि मान्य नहीं होगा एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो सभी लोग डी बोल रहे हैं, राशन कार्ड। राशन कार्ड, ओके ओके वेरी गुड, ओके बहुत इजी है।
सभी लोग से आंसर एक्सपेक्ट करते हैं हम, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो राशन कार्ड, जैसे कि आप सभी लोग ने एक मत से बोला था, तो राशन कार्ड तो बिल्कुल सही होना ही था, यहाँ पे राशन कार्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following document is not considered as proof of address by bank while opening an account for an individual? अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस की बात की गई है, जहाँ पे पैन कार्ड आप सभी लोग बोल रहे हैं। चलिए बिल्कुल एक मत होके सबने पैन कार्ड बोल दिया। यहाँ जल्दी और लोगों के आंसर चाहिए मुझे। कहाँ गए मेघा जी, कहाँ गए मेघा जी, आपका आंसर क्या है? आकांक्षा जी, चलिए आंसर देखेंगे इसका। रविंद्र जी ने भी सी बोल दिया है, अविनाश जी भी आगे ऑलरेडी गिवन। ओके आकांक्षा जी, देख लेते इसका आंसर जो है आप सभी के हिसाब से सी आंसर था। मनोज जी डी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो एड्रेस लिखा होता है और वो कंसीडर किया जाता है एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस बाय बैंक, बट पैन कार्ड को एज अ एड्रेस प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं किया जाता है कंसीडर, ठीक है। Next, as per KYC guideline, which of the following document do bank require to open an account for a company? KYC guidelines के अनुसार इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक को जरूरी होता है, किसी भी कंपनी के लिए जरूरी होता है किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए? डी बोले सभी लोग, ऑल ऑफ द अबव आपने पढ़े भी हैं सारे ऑप्शन, या डायरेक्ट डी 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 बोले जा रहे हैं सभी लोग? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, पढ़ लिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ लिए तो बहुत तेज हो गए आजकल आप सभी लोग, इसी स्पीड से पढ़ाई करते रहिए। वाह दीपक जी बोल रहे एबीसी, तो दीपक जी इतना टाइप करा, इससे अच्छा डी ही लिख देते। अच्छा मुकेश जी बोल रहे पढ़े हैं पर आज डी का दिन है, बहुत बढ़िया बात है, डी का दिन है। चलिए देख लेते हैं डी का दिन है या नहीं। तो बिल्कुल आज डी का दिन है और ये सारे ही ऑप्शन सही होते हैं, सारे ही डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी कंपनी को एक बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। As per KYC guidelines, while opening account for proprietorship concern, बैंक रिक्वायर, अगर किसी को proprietorship concerns के रिगार्डिंग एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो KYC गाइडलाइंस के अनुसार क्या चीजें रिक्वायर होंगी? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रजिस्टर्ड कंसर्न, सर्टिफिकेट लाइसेंस इशूड बाय द म्युनिसिपल बॉडी ऑथोरिटीज अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। चलिए फिर से आ गया यहाँ डी 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 सब कर रहे हैं, देख लेते हैं डी नहीं सही है या नहीं। तो डी इज द राइट आंसर, सारी ही डॉक्यूमेंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट एंड वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। यूसीआईसी का फुल फॉर्म बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए जल्दी से आ जाना चाहिए। आकांक्षा जी बी बोल रही है, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। ऑलमोस्ट निखिल जी, रविंद्र जी, अमित जी, देवेंद्र जी, मनु जी ने भी आंसर बी दिया है। निखिल सोनी जी, रतन प्रजापति जी बी बोल रहे हैं, मनोज जी भी बी बोल रहे हैं, संदीप जी ने सी बोला है और एक और मैंने नाम देखा था किसी का जिसने सी बोला। संदीप जी के अलावा है अविनाश जी और संदीप जी ने सी बोला है, मुकेश जी ने सी बोला है, बाकी सभी लोग बी बोल रहे हैं। चलिए बिल्कुल रविंद्र जी बिल्कुल बढ़ रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड इसका बिल्कुल सही आंसर है और आप सभी लोग बिल्कुल सही थे, जैसे भी सी बोला था वो गलत है। यूसीआईसी का फुल फॉर्म यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर केवाईसी द टर्म बेनिफिशियल ओनर स्टैंड्स फॉर, बेनिफिशियल ओनर किसे कहा जाता है केवाईसी गाइडलाइंस के अनुसार? जल्दी से आंसर देने स्टार्ट कर दीजिए, क्या होगा इसका? फिर से डी मत बोलना सब। अच्छा बबलू जी ने डी ही बोल दिया, लो वेरी गुड बबलू जी। और किसी को नहीं पता इसका आंसर? चलिए आगे लाइन लग गई है बिल्कुल। देवेंद्र जी बी बोल रहे हैं। एफ एनके अदर जी एफ कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ? चलिए लोकेश जी ने हिंदी में डी लिख दिया है।
के यादव जी बोल रहे डी डी। ओमकार जी कहाँ गए? ओमकार जी आंसर बताइए जल्दी। मेघा जी आंसर। मनोज जी ने डी बोला है, ओके मनोज जी। ओमकार जी ने डी बोला है, ओके। बबलू जी डी बोल चुके हैं, जी ने डी। रविंद्र जी कहाँ है? रविंद्र जी आंसर। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आप सभी लोग बिल्कुल सही थे। अगर किसी ने कोई और आंसर दिया है तो वो बिल्कुल गलत है। डी सारे सब कुछ सही होगा। अच्छा रविंद्र जी ने डी पहले ही बोल दिया था। एग्जाम में भी सारे डी ही ऑप्शंस रहेंगे। देखते हैं क्या रहेंगे संदीप जी। बिल्कुल अब आशा करते हैं डी ही हो सबका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। Controlling ownership interest means ownership of entitlement of more than shares or capital of profits or judicial person where the judicial person is a company. अब यहाँ पे judicial person पिछले क्वेश्चन में था judicial person is an individual था, यहाँ पे is a company है। ठीक है आंसर बताएंगे सब जल्दी से। बी होगा। रविंद्र जी बोल रहे बी होगा, ओके। निखिल जी और मोहन जी डी बोल रहे। चलिए चलिए जल्दी जल्दी शायद सी। चलिए कंफ्यूजन है, बंटी जी ने बी बोला है। चलिए आंसर इसका बी बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोगों को बी लग रहा था या जो बी बोलने वाले थे, बी इसका सही आंसर है। 25% सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यस वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे परसेंट दे दिया है और ये बोला है कि अगर इतना परसेंट से ज्यादा है तो फिर ज्यूडिशियल पर्सन कौन होगा? कंपनी होगी। कंपनी तो अभी हमने देखा बिल्कुल नहीं होगी। पार्टनरशिप होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होगा। चलिए आकांक्षा जी ए बोल रही है, बाकी सब डी बोल रहे हैं। कपिल जी ने भी सी बोला है, सब लोग सी बोल रहे हैं। निखिल सोनी जी, महादेव जी, अमित कुमार जी सी बोल रहे हैं। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखते हैं आकांक्षा जी जीत रही है या बाकी सब जीते। बबलू जी रविंद्र जी ने सी बोला है, तो आंसर इसका ए सही है। जितने भी लोग सी बोल रहे थे आप लोग बिल्कुल गलत है। और इतने एक मत होकर सी बोल रहे हैं, थोड़ा तो देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा क्या है। यहाँ पे आकांक्षा जी ने बिल्कुल भेड़ चाल से हटकर, देवेंद्र जी ने ए बोला, नितिन जी ने भी ए बोला और आकांक्षा जी आप सभी लोग जीत चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। तो पार्टनरशिप इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ बेनिफिशियल ओनर ऑफ। क्या ये जरूरी नहीं होता है कि आइडेंटिफाई या वेरीफाई किया जाए एक बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिटी को? बेनिफिशियल ओनर कौन से बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना या वेरीफाई करना जरूरी नहीं होता है। इसका आंसर मेरे पास जो बल्कि में आ रहा है ओनली ऑप्शन ए एंड बी आ रहा है, मतलब सी नहीं होगा ऐसा बोल रहे सभी लोग। चलिए लोगों के आने कम हो गए, नाम लेके बुलाना पड़ेगा क्या सभी को? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए एन के आदर्श जी डी बोल रहे हैं, आकांक्षा जी डी बोल रही है, मोहन जी डी। चलिए देखते हैं फिर से डी का दिन है या नहीं। तो बिल्कुल आज डी का दिन है और इसका आंसर भी बिल्कुल सही। मनोज जी सही है आपका आंसर। अ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड अ मेजॉरिटी ओन सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। A foreign student studying India wants to open a bank account here. अब एक फॉरेन का कोई स्टूडेंट है जो कि इंडिया में पढ़ाई कर रहा है, वो इंडिया में एक बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहा है। The bank can open account on the basis of a bank open this account, but किस बेसिस पे करेगा? उसके पासपोर्ट के बेसिस पे, जिसमें कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस होगा उसकी जो होम कंट्री है वहां का, और उसमें कुछ फोटोग्राफ होगा एक, उसके साथ ही एक लगेगा लेटर ऑफरिंग एडमिशन फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है होगा एनआरई होगा, एनआरओ होगा, एनआरएन आर होगा, क्या होगा? अच्छा फिर से सब डी बोल रहे हैं, कपिल जी बी बोल रहे, रतन जी बी बोल रहे। चलिए चलिए थोड़े से जल्दी आंसर दे दीजिए। बी या डी किसको जिताना है? बी या डी? बबलू जी डी बोल रहे हैं, जल्दी बताइए बी या डी कौन जीतेगा? बी को जिताना है आकांक्षा जी बोल रही। चलिए देख लेते हैं। आकांक्षा जी का दिन आज चल रहा है, डी का दिन नहीं, आज आकांक्षा जी का दिन चल रहा है और डी बी इसका सही आंसर है एनआरओ। ठीक है चंदन जी डी नहीं, बी आंसर सही है एनआरओ।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Customer walk-in customer where the amount of transaction is equal to or it's whether conduct a single transaction or several transactions that appear to be connected. The customer identity and address should be verified. बबलू जी ने आंसर दे दिया है सी। चलिए इंद्र जी भी सी बोल रहे हैं। ओके 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 सी सी सी। कुछ लोग 50K 50,000 बोल रहे हैं। सी या 50,000 इज द सेम थिंग। ओके चलिए वेरिएशन ज्यादा नहीं है, मतलब क्लियर है। आंसर इसका सी बिल्कुल सही है, 50,000 रुपीज। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a bank suspects that the customer is intentionally structuring a transaction into a series of transactions below the threshold of dash, the bank should verify the identity and address of the customer and also consider filling suspicious transaction report STR to FIUIND. कितना थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना, जल्दी बताइए। थ्रेशोल्ड किससे कम थ्रेशोल्ड का? सभी लोग बी बोल रहे 50,000 50,000 50,000। बी लॉक कर दीजिए। रविंद्र जी के अनुसार बी लॉक कर देना चाहिए, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और देखते हैं आंसर क्या होगा। बी बिल्कुल सही आंसर है 50,000। चलिए बहुत बढ़िया आगे चलते हैं। In order to rationalize the KYC norms for entry of portfolio investors, SEBI has categorized FPIs based on their perceived risk profile. Which of the following is not part of this categorization? KYC norms को rationalize करने के लिए क्यों करनी थी KYC norms को rationalize? ताकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की एंट्री हो सके। SEBI ने क्या किया, कैटेगराइज्ड कर दिया FPIs को किसके बेसिस पे? परसीव्ड रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे। तो इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो नहीं है कैटेगराइजेशन का पार्ट। ठीक है शैलेश जी बोल रहे नो आइडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नितिन जी ए बोल रहे हैं, मुकेश जी बी बोल रहे हैं, महादेव जी डी बोल रहे हैं, एनके यादव जी डी। बी डी सी सारे ही ऑप्शन आ गए मेरे पास। देख लेते हैं सही आंसर इसका। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंडोमेंट्स नॉट रजिस्टर्ड विद, नहीं पता था चंदन जी बोल रहे। ठीक है चंदन जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता था, पता हो गया है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंडोमेंट्स नॉट रजिस्टर्ड विद SEBI। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following KYC document are mandatory for eligible foreign portfolio investors for opening a bank account for the purpose of investment under portfolio investment scheme? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर अगर किसी भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को एक बैंक अकाउंट ओपन करना है तो इनमें से कौन सा KYC डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होगा? सभी लोग डी बोल रहे हैं, नितिन जी सी बोल रहे हैं, बाकी सभी डी बोल रहे हैं। चलिए वेरी गुड डी का दिन लग रहा है आज। आंसर देखेंगे इसका। एनके यादव जी डी बोल रहे, संदीप जी डी बोल रहे, दीपक जी डी बोल रहे। चलिए आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। तो सभी लोग एक बार देख लेंगे, डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। आगे एक कोट लिखा है विजय सर के द्वारा, जिंदगी में बुरे बदलाव तब आ जाते हैं जब व्यक्ति सपनों को देखकर पूरा करने की कोशिश करने की बजाय सपनों की दुनिया में ही जीना शुरू कर देता है। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे बताई गई है। सर ने बताया है कि जिंदगी में बुरे बदलाव तब आ जाते हैं, जिंदगी में बुरे वक्त या बुरे बदलाव तब आते हैं जब व्यक्ति क्या करता है, सपनों को देखकर पूरा करने की कोशिश नहीं करता है बल्कि सपनों में ही जीना शुरू कर देता। तो हमें ये सोचना नहीं है सिर्फ कि एग्जाम पास हो जाएंगे, उनको पास करने के लिए बिल्कुल तैयारी करना है और आप लोग करते भी हैं। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और आज का सेशन कैसा लगा एक बार जल्दी से बता दीजिए। इतने सारे लोग हैं, मुझे पता है 3-4 लोग ही कमेंट करेंगे, पर 3-4 लोग भी, उनसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो एनके यादव जी बोल रहे टुडे इज डी डे, बिल्कुल डी डे था आज। चलिए सभी को गुड नाइट। कुछ आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, बाकी बिल्कुल धन्यवाद आप सभी का। और आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो 11:30 PM पर होगा। तो सभी लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल इतनी ही मात्रा में जुड़ेंगे और सोना नहीं है किसी को भी। हमें जल्दी से पढ़ाई करके जल्दी से एग्जाम पास करना है।
ठीक है, तो गुड नाइट सभी को, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग और हमसे जुड़े रहिए और बिल्कुल खुश रहकर एक्टिवली पढ़ाई करते रहिए। चलिए गुड नाइट और थैंक यू सभी के रिप्लाई के लिए और एक्टिव रहने के लिए। और तब तक आप लोग ब्रेक ले लीजिए। ओके, शुभ रात्रि सभी को। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।